आज हम जियोड की क्रिएशन करेंगे। ये मेरे पास एक इरेगुलर शेप का एमडीएफ है। इसके अंदर जो एक डिफरेंट टेक्निक में करूँगी वो मैं इसके एजेस के ऊपर करूँगी। ये मेरे पास पीयू फोम है, किसी भी ब्रांड का आप ले लें, आराम से हार्डवेयर स्टोर्स पे मिल जाता है। इन केस आपको नहीं मिल रहा तो आप दराज से ले लें। इसकी यहाँ पर एक ब्लैक कलर की रबर लगी हुई थी, उसको मैंने उतारा और फिर इसके ऊपर अगर मैं इसको उतारूँगी ना इस गन को तो वो सब जो है वो बाहर को निकल आएगा फोम, इसलिए मैं उतार नहीं रही। इसके अंदर किसी भी स्प्रे पेंट की तरह इस तरह की एक नोज़ल निकलेगी इसके अंदर से। उसके अंदर आप पेन इंसर्ट करेंगे इस होल के अंदर। इफ़ यू कैन सी दिस होल, इस होल के अंदर आप एक पेन को इंसर्ट करेंगे और जो ब्लॉकेज होगा वो ख़त्म हो जाएगा और ऑल ऑफ अ सडन इसमें से फोम जो है वो पॉप आउट करेगा। तो इसलिए उसके बाद आपने इमीडिएटली इसके ऊपर आपने ये वाला जो नोज़ल मिलता है इसके साथ ही आता है, उस नोज़ल को आपने अटैच कर लेना है ताकि जो है हम इसमें से स्प्रे को यूज़ कर सकें। ऑलवेज़ शेक इट लाइक 20 टाइम्स बिफोर यू यूज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अब इसकी एजेस के ऊपर जो है ये फोम आपके सामने अप्लाई करूँगी। इस एंड से जो है अब मैं स्टार्ट लूँगी। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने यहाँ पर इन दो फिंगर से प्रेस करना है और यहाँ से जब आप प्रेस करेंगे तो ये निकलना शुरू होगा। बहुत जल्दी जल्दी इसका काम करना है। क्योंकि वो प्रेशर काफ़ी बिल्ड हुआ था तो सारा फोम एक साथ निकल आया था। मैंने उसको उतार दिया है अपने बोर्ड से और दोबारा से मैं उसकी एक लाइनिंग जो है फोम के साथ वो मैं अब क्रिएट कर रही हूँ। ऑलवेज़ कीप सम रफ़ शॉपिंग बैग अंडर योर एमडीएफ ताकि इन केस कि आपका स्पिलेज होता है या एक्स्ट्रा निकलता है तो आप उस पर आप शॉपिंग बैग को डिस्कार्ड कर सकते हैं। So this is how I have sprayed the foam on all the edges. ये जो मेरा जॉर्ड था इसकी बेस जो है अगर आप देखें तो ना बहुत थर्माकोल टाइप इसका टेक्सचर है, जिस तरह थर्माकोल्स होते हैं। थोड़ा सा अगर आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे अपना नेल तो वो नेल भी का वो भी इम्प्रेशन भी छोड़ेगा। अब आप अगर चाहें तो इफ़ यू फील लाइक कि आप इसको ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यूजुअली होता ये है कि आपको इसको ट्रिम करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा जो है ऊपर से इसकी हाइट जो है उसको रिमूव करें, क्योंकि ऑब्वियसली यू कैन गो बैक और रिमूव मोर, लेकिन अगर आप एक ही दफ़ा सारी कर देंगे तो फिर हो सकता है कि आप कुछ सेटिस्फाइड ना हो। बहुत ही आराम से ये उतर जाता है, देयर इज़ नो रेसलिंग इन्वॉल्व विद इट। जिस तरह से हम थर्माकोल को कट कर लेते हैं उससे भी इनफैक्ट ईजी है।
थोड़ा सा देख ये लें कि आपकी हाइट जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ऑल्दो ये रफ़ एजेस होते हैं, हाइट नहीं भी इक्वल होगी तो भी कोई इशू नहीं है। So now this is all done. कोई एक्स्ट्रा साइड्स पे आपके लग गया है तो बहुत ही आराम से ये ड्राई हो के उतर जाता है। लेकिन जब ये वेट होता है एंड यू आर अप्लाइंग दिस फोम ऑन योर बोट तो ऑलवेज़ यूज़ ग्लव्स। आई जस्ट कैन नॉट एम्फसाइज़ कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि आपने इस ग्लव्स पहनना है इसको यूज़ करते हुए। अदरवाइज़ उतर तो जाएगा लेकिन इट विल टेक सम स्ट्रेट 2 to 3 आवर्स जिसमें आपको कॉन्टीन्यूस जो है अपने हाथ को स्क्रब करना है यूजिंग विनेगर और टेल्कम पाउडर। और ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, 2 से 3 घंटे कोई काम और नहीं आप कर सकते, सिर्फ यू हैव टू स्क्रब योर हैंड्स एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ नॉट ईजी। तो इसलिए पहले ही ग्लव्स को यूज़ करें, अदरवाइज़ अगले 2-3 घंटे स्क्रब करने में गुजरेंगे। नाउ आई टेक माई अदर पीस। अब आप देखें तो इसकी साइड्स जो हैं दे आर स्टिल रफ काइंड ऑफ, लेकिन जो टॉप है इसका वो थोड़ा सा स्मूथ हो चुका है और यही हमें चाहिए। ये मेरे जॉर्ट का सेकंड हाफ है, इसको भी अब मैं बिल्कुल वैसे ही ट्रिम करूँगी। नेक्स्ट मैं मार्क करूँगी अपने जॉर्ट को कि कौन सा कलर जो है उसको कौन सा कितना बड़ा सेक्शन होगा, क्या कलर प्लेसिंग होगी। सो आई विल बी डूइंग दैट थिंग। आप अपने जॉर्ट को या टेबल टॉप को पेंसिल के साथ स्केच ज़रूर करें कि कहाँ पे क्या आपको कलर पोर करना है, कितने डिस्टेंस बात करना है। इससे जो है आपका जब आप पोरिंग आपकी कर रहे होते हैं तो आप बहुत ही सेफ़ रहते हैं। रीज़न बीइंग आपकी पोरिंग जो है वो गलत नहीं होती। हम भूल जाते हैं कि पहले कौन सा कलर करना था, दूसरा कौन सा करना था। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब आपको पता होता है कि मेरे ये कलर्स हैं और आप उनको एक दफ़ा एक्रेलिक्स के साथ पेंट कर लेते हैं
तो आपको ना पता चल जाता है कि ये मेरी पोरिंग अच्छी लगेगी कि नहीं, विल इट बी अ फ्लॉप और विल इट बी अ सक्सेस। तो आई सजेस्ट कि आप जब बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसकी बेस को ऑलवेज़ जो है वो कलर ज़रूर करें, पेंट करें। इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो जेसो करके भी पेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप राइट अवे पेंटिंग कर सकते हैं और फिर उसके बाद पोरिंग कर सकते हैं। मैंने आपको मल्टीपल वेज जो हैं वो बता दिए हैं। इट्स नाउ अप टू यू कि आपको डायरेक्ट पोरिंग करनी है या आपको अपने बोर्ड को प्रेप करके और जेसो करके फिर आपने पोरिंग करनी है। एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि आपका जो फोम है वो ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स में जो है दैट इज़ रेडी टू कट। आप उसको हाथ लगा के देखें कि इस किस्म की इसका टेक्सचर है कि नहीं, लाइक फोमी काइंड ऑफ, जैसा से थर्माकोल होता है कि फोम सा होता है। अगर तो वो थोड़ा सा बेंडी है, टैकी है, या फिर जो है आपको फील हो रहा है कि आपके हाथों के साथ स्टिक कर रहा है, दूर रहें उससे और बिल्कुल भी उसको टच ना करें, वरना वो सब प्रोसेस जो है वो ख़राब हो जाएगा, ये बैठ जाएगा, आपके हाथों को लग जाएगा और ये जो एक हमने लुक क्रिएट करनी है ये राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो है वो फ्लॉप हो जाएगी। तो उस वक्त आपने इसको टच नहीं करना। जब आपको लगे ऊपर से हाथ लगा के ये इस टाइप का है, या फिर लेट मी शो यू द टॉप सरफेस। इफ यू कैन सी, इस टाइप का अगर इसका टेक्सचर आपको लग रहा है, आप ऊपर से ऑब्वियसली इसको नेल इम्प्रेशन से चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने वैसे भी एरिया डिस्कार्ड करना होता है। डॉट की प्लानिंग जो है अब वो मैंने कर ली है। इफ़ यू कैन सी, तो ये मेरा वाइट एरिया होगा जहाँ पर मेरे डायमंड्स होंगे, एक्रेलिक डायमंड्स। दिस एरिया विल बी ब्लू, देन अगेन वाइट, और ये वाला एरिया होगा क्रिस्टल्स का। दिस विल बी सिल्वर, ब्लू, वाइट। तो मैं सबसे पहले इनको एक्रेलिक पेंट्स के साथ जो है वो पेंट कर लेती हूँ। ये वाला मेरा एरिया जो है वो सिल्वर का है, तो अब मैं सिल्वर पेंट इसमें स्टार्ट करती हूँ। एज आई एम डन विद द पेंटिंग थिंग, तो अब मैं जो फोम एरिया है उसको स्प्रे पेंट कर रही हूँ। इसको सबसे पहले भी किया जा सकता था बिफोर पेंटिंग द जियोड, एज आई डिड नॉट, तो मैं अब इसको शीट से कवर करके पेंट कर रही हूँ स्प्रे पेंट। सो एज पर माई प्लानिंग मैंने उसी सीक्वेंस में एक्रेलिक पेंट्स के साथ जो है वो पेंट कर ली है अपनी सरफेस। ब्लू के लिए मैंने फैथलो ब्लू यूज़ किया है, ब्लू बर्ड का। द सेम कलर्स कम्स इन मैरीज एज वेल, सो यू कैन डेफिनेटली गो विद मैरीज। वाइट एरिया जो मैं पोर अप कर रही हूँ, इसमें मैंने वाइट पिगमेंट पेस्ट को ऐड किया है, और इसकी रीज़न ये है कि आई जस्ट वांटेड टू गिव सॉलिड काइंड ऑफ कलर, क्योंकि जब आप वाइट मीका पाउडर को ऐड करते हैं तो दैट गिव्स अ पर्ली एंड वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ कलर, लेकिन मुझे एक सॉलिड सा कलर चाहिए था। वाइट एक्रेलिक पेंट भी यूज़ किया जा सकता है, बट आई बिलीव कि उससे भी बेहतर जो कलर आता है वो पिगमेंट पेस्ट के साथ आता है। तो बहुत ही मैं कैलकुलेटेड सी पोरिंग कर रही हूँ। इफ़ यू कैन सी कि मेरे पास रिज़र्व में काफ़ी ज़्यादा वाइट पिगमेंट पेस्ट वाला जो है वो रेजिन पड़ा है ग्लास में, बट स्टिल आई एम नॉट पोरिंग इट ऑल एट वंस, क्योंकि जब भी आप एक बड़े पीस पे काम करते हैं, यू आर वर्किंग ऑन जियोर्ड्स और मे बी वॉल क्लॉक्स, तो आप या फिर कैनवस पे इवन, तो आपने पोरिंग जो है वो बहुत ही
कैलकुलेटेड करनी है। थोड़ा थोड़ा रेज़न पोर करके उसको स्प्रेड करें। एंड इफ़ यू फील लाइक कि कहीं पर जो है वो डिम्पल्स क्रिएट हो रहे हैं, डेंट्स भी कहते हैं इसको, और आपको लग रहा है कि रेज़न जो है वो सरफेस को पूरे तरीके से कवर नहीं कर रहा, तो देन यू कैन टेक सम अमाउंट ऑफ रेज़न ऑन योर स्टिक और उस एरिया को आप फिल अप कर सकते हैं। लेकिन ऑल ऑफ सडन पोरिंग करने से एक टोटल मेस क्रिएट होता है, जिससे आपकी सारी जो प्लानिंग होती है वो जेपरडाइज हो जाती है। सेकेंडली, बहुत सारा जब रेज़न ड्रिप करता है तो वो भी आपका एक वेस्टेज है। सो ट्राई टू पोर इन बैचेस और थोड़ी क्वांटिटी में। अब मैं नेवी ब्लू की पोरिंग कर रही हूँ, और क्योंकि नेवी ब्लू जो है वो कुछ फोम के नीचे भी गया हुआ है, तो थोड़ी सी जो है वो केयरफुल रहने की मुझे ज़रूरत है कि आपका जो फोम है वो भी ब्लू रेज़न से कोट हो सकता है, और फिर वो जो कलर है वो उतरेगा नहीं आपके फोम के ऊपर से। अगेन मैं बहुत थिन लेयर जो है वो पोर कर रही हूँ, ताकि वो वाइट एरिया में स्प्रेड ना हो जाए, और जो मैंने ब्लू पेंट किया था एरिया, उसी एरिया में जो है मेरा ब्लू रेज़न जो है वहीं पे स्टे करे, ना कि वो राइट लेफ़्ट जो है निकल जाए, और जो बाकी कलर्स के मैंने सेक्शंस बनाए हैं उसमें भी वो स्प्रेड होके चला जाए। क्योंकि मैंने कम पोरिंग की है, तो आई एम जस्ट स्प्रेडिंग माई रेज़न ताकि वो सारे एरिया को फिल अप कर ले, ब्लू एरिया को। और फोम के नीचे जो है आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप, ताकि फोम जो है वो भी ब्लू ना हो, और उसकी जो सरफेस है नीचे वाली, उसको वहाँ तक भी रेज़न जाए। क्योंकि अगर आप बिलो दी फोम एरियाज़ को कवर नहीं कर रहे तो फिर थोड़ा सा इशू है, क्योंकि आपको वो बहुत विजिबली नज़र आएगा एरिया जहाँ पे कुछ भी रेज़न नहीं किया, और वो एरिया जहाँ पे वो रेज़न है। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल पोरिंग कि आपने फोम के जो नीचे के एरियाज़ हैं वहाँ तक रेज़न को भेजना है बाय पुशिंग इट विद द हेल्प ऑफ मिक्सिंग स्टिक। अगेन मैंने बहुत ही थिन पोरिंग की है, और आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुश द रेज़न अंडर द फोम एरिया। और जो भी ब्लू बाउंड्री मैंने क्रिएट की है उसी के अंदर मैं चाह रही हूँ कि रेज़न जो है वो स्टे करे और वो सिल्वर एरिया को टच ना करे। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका जो रेज़न है वो कम क्वांटिटी में पोर्ड होगा, अदरवाइज़ ड्रिप तो वो कर ही जाएगा एक्सेसिव, लेकिन फिर उसके बाद आपने उसको जॉर्ट की जो फिनिशिंग करनी है दैट विल बी अ बिग टास्क। तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल्ड पोरिंग करनी है।
जो लास्ट मेरा एरिया है ब्लू का, वहाँ पर भी मैंने अपना लेफ़्ट ओवर रेज़न जो है वो पोर कर लिया है। और क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी सा एरिया है जो कि फोम के बहुत करीब है, तो आई एम नॉट पोरिंग डायरेक्टली फ्रॉम ग्लास, बल्कि मैं मिक्सिंग स्टिक की हेल्प से जो है आई एम पोरिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप, ताकि जो भी एरियाज़ ब्लू के हैं वो फिलअप वहीं पे हो जाएं। और ग्लास से पोर करने से आई हैड अ फीलिंग कि थोड़ा सा ओवरफ्लो हो सकता है, क्योंकि एरिया बहुत ही स्मॉल है जिसको फिल करना है। टॉर्च को आपको इमीडिएटली यूज़ करना है आफ्टर एवरी सिंगल पोर, ताकि जितने भी बबल्स हैं वो राइट अवे पॉप हो जाएं। डू नॉट वेट कि आप पूरी पोरिंग कर लेंगे तो फिर उसके बाद बबल्स को एक ही दफ़ा पॉप करेंगे। दिस शुड बी डन राइट अवे। ये वाला जो वाइट पोर मैंने किया है, ये मैंने मीका पाउडर को ऐड किया है रेज़न में। दिस इज़ अ बिट डिफरेंट इन कलर। इफ़ यू कैन सी कि पिगमेंट पेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट वाइट है और ये थोड़ा सा ऑफ वाइट टाइप है और थोड़ा सा पर्ली भी है। आई एम यूजिंग डेज़ी वाइट फ्रॉम एपॉक्सी रेज़न पाकिस्तान। उनका जो मीका पाउडर है डेज़ी वाइट, दैट गिव्स दिस काइंड ऑफ कलर। नेक्स्ट पोर जो है वो मेरा सिल्वर रेज़न का होगा। एक बिफोर दैट एक ये वाइट लाइन जो थी ये रह गई थी, और जो मेरा रिमेनिंग मीका पाउडर एडेड रेज़न था उसको मैंने इस लाइन में को किस पे फिल कर लिया है। ये भी बहुत ही थिन सी लाइन है, तो इसलिए मिक्सिंग स्टिक की हेल्प से ही मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ। वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर इज़ कि मैंने सारा रेज़न जो है वो ऑल ऑफ अ सडन और ऑल एट वंस इनफैक्ट नहीं बनाया, बल्कि मैंने बैचेस में बनाया है। सबसे पहले जो है वो मैंने वाइट पिगमेंट पेस्ट रेज़न बनाया। वंस आई वाज डन विद द पोरिंग ऑफ दैट, फिर मैंने दोबारा से रेज़न और हार्डनर को मिक्स करके ब्लू रेज़न बनाया। क्योंकि ब्लू रेज़न मैंने ज़्यादा बनाया था, तो इसलिए मैंने तीनों लेयर्स को, जो मैंने अभी पोर आपके सामने की हैं, वो तीनों लेयर्स मैंने एक ही दफ़ा पोर कर ली। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट बैच रेज़न का बनाया, जिसमें मैंने वाइट मीका पाउडर के साथ बनाया। उसकी भी पोरिंग के बाद जब आई वॉज डन विद ऑल माई मिक्सड रेज़न और मैंने पोरिंग उसकी कर ली, तो फिर मैंने नेक्स्ट बैच जो है वो सिल्वर रेज़न का बनाया और उसकी रेज़न में की पोरिंग में अप कर रही हूँ। सो कीप इन माइंड कि आप एक ही दफ़ा बहुत सारा रेज़न नहीं बना के रख सकते, कि आप जितनी भी जल्दी कर लें एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज़रूर हो जाता है और आपका जो रेज़न है वो ग्लास में हीटअप हो सकता है और सब कुछ वेस्ट हो सकता है। क्योंकि आप नो मैटर हाउ फास्ट यू वर्क, यू हैव टू टेक सम टाइम, जिसमें आपने थोड़ा सा कंट्रोल्ड काइंड ऑफ पोरिंग करनी है। और जब आप बड़े पीस पे काम कर रहे होते हैं तो यू नीड अ लॉट ऑफ रेज़न। एट द सेम टाइम आपको जो अपने कलर सेक्शंस बनाए हैं, आपने जो प्लान किए हैं, उनको भी पूरा तरीके से फिल करने के लिए यू नीड टाइम। तो आप एक ही दफ़ा में सिंगल बैच ऑफ रेज़न नहीं बना सकते। एंड इफ़ यू आर वर्किंग इन समर्स तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि समर्स में वैसे ही दिन में बहुत गर्मी होती है और अगर आपका रूम टेम्परेचर जो है दैट इज़ 30+, तो फिर आपका डेफिनेटली रेज़न जो है वो ग्लास में फ्लैश क्योर होगा। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि इफ़ यू आर वर्किंग इन समर्स तो वर्क एट नाइट, और इफ़ यू हैव टू वर्क इन डे टाइम तो फिर आप अपने टेम्परेचर को डाउन रखें एटलीस्ट 28 डिग्रीज़, ताकि आपका वर्किंग टाइम जो है उससे बढ़ जाता है। विंटर्स में तो यू हैव एम्पल टाइम, आप आराम से कर सकते हैं काम, लेकिन स्टिल आई डोंट रिकमेंड कि आप एक ही बैच में सारी पोरिंग करें। विंटर्स में भी यू हैव टू मेक योर रेज़न इन बैचेस और फिर आपने उसको पोरिंग करनी है। अगेन हर पोर के बाद टॉर्च करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब आपने
कुछ इस टाइप की पोरिंग करनी होती है, या आपका आर्ट पीस की डिमांड ये है कि आपने कलर्स जो हैं वो सेपरेट रखने हैं, जैसा कि इस जियोड में मैंने रखने थे, तो आई सजेस्ट कि आप बिल्कुल भी हीट गन ना यूज़ करें। आई एम यूजिंग दीज एक्रेलिक डायमंड्स। बहुत इजीली आपको होम डेकोर शॉप्स पे मिल जाते हैं, ऑनलाइन पे मिल जाते हैं, या फिर आप इसका मोल्ड ले लें और रेज़न पोर करके तो रेज़न के एक्रेलिक डायमंड्स टाइप आप बना सकते हैं। शेप जो है वो एक्रेलिक डायमंड्स की होगी, लेकिन जो आपका मटेरियल होगा दैट विल बी ऑफ रेज़न। तो आई एम यूजिंग दीज डायमंड्स, जिनको मैं वाइट पिगमेंट पेस्ट वाले एरिया में कवर करूँगी। लेट मी मेंशन वन मोर थिंग कि मेरा रेज़न क्योर नहीं है। ये जब मैंने अपनी सारी पोरिंग को कंप्लीट कर लिया तो फिर उसके बाद अब मैं इसके ऊपर डायमंड्स को जो है वो फिक्स कर रही हूँ। आप राइट अवे भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने वाइट पिगमेंट पेस्ट रेज़न को पोर किया तो उसके बाद फ़ौरन से आप उसके ऊपर डायमंड्स को प्लेस कर सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जब आप नया नया रेज़न पोर करते हैं तो इट इज़ वेरी रनी काइंड ऑफ और फ्लोई होता है, और उससे जो है आप थोड़ा सा जो है ट्रिकी होता है। आप जब इस टाइप की क्रिस्टल्स या डायमंड्स ऐड करते हैं, और जब तक मैंने अपनी पूरी पोरिंग कंप्लीट अब कर ली है तो ये थोड़ा सा जो है वो स्टिकी है, और लेकिन ये फुली क्योर्ड नहीं है। इससे ये मुझे एडवांटेज फ़ील होता है कि आप जहाँ पे अपना क्रिस्टल या डायमंड रखेंगे वो वहीं पे प्लेस हो जाएगा, इट विल नॉट मूव। तो इसलिए आई फील कि दिस इज़ द राइट टाइम जब आपको अपने डायमंड्स रखने चाहिए। लेकिन इट इज़ इक्वली करेक्ट अगर आप राइट आफ्टर वाइट पोरिंग इसके ऊपर आप अपने क्रिस्टल्स या डायमंड्स रखते हैं, तो इवन दैट इज़ परफेक्टली ओके। जियोड मेरा जो है वो 24 आवर्स में क्योर हो चुका है। अब जो है लाइंस जो हैं वो मैं क्रिएट करूँगी पेंट मार्कर्स की हेल्प से। सबसे पहले मैं वाइट पेंट मार्कर जो है, जो कि एक थिक टिप वाला है, उससे कुछ थिक सी लाइंस जो हैं वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ।
सिल्वर और वाइट पोरिंग को डिफरेंशिएट में गोल्डन पेंट मार्कर की हेल्प से कर रही हूँ। मेरा ये वाला जो मार्कर है दैट इज़ नॉट गिविंग अ वेरी गुड रिज़ल्ट, तो आई हैव चेंज्ड माय मार्कर। और जो दो पोरिंग्स डिवाइड हो रही हैं जहाँ पर उनकी इंटरसेक्टिंग लाइंस पर मैं गोल्डन पेंट मार्कर की लाइंस जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ। So now it's time to give it a flood coat. जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं वो सिक्योर हो जाएंगी और फ्लड कोट जो है दैट इज़ एब्सोल्युटली वेरी नेसेसरी फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। फ्लड कोट जो है वो मैं एक्रेलिक डायमंड्स पर नहीं करी, क्योंकि अगर मैं उस पर रेज़न को पोर करूँगी तो जो भी उनका स्पार्कल है, शाइन है या लस्टर है, वो सब जो है वो डिम हो जाएंगे, which I don't want. Whenever I pour some crystals or maybe some diamonds, तो I try कि मैं wet resin के ऊपर उनको place करके secure कर लूँ, but I try not to pour some resin over them, reason being कि फिर वो shine नहीं रहती। Now I have these very fine crushed type of crystals, ये मैंने AliExpress से ऑर्डर किए थे। इनको जो है मैं वाइट स्पेसिंग में फिल कर रही हूँ और मैंने थोड़ी सी ब्राइटनेस जो है वो कम की है, क्योंकि जो ये क्रिस्टल्स थे ये नज़र नहीं आ रहे थे अगर ब्राइटनेस मेरी पहले जितनी होती। सो आई हैव लोअर्ड द ब्राइटनेस एंड लाइट्स ऑफ द रूम। जितना भी वाइट एरिया है वहाँ पर मैं इन क्रिस्टल्स को ऐड कर रही हूँ। मैंने फ्लड कोट से पहले इसको इन क्रिस्टल्स को इसलिए नहीं ऐड किया था क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये क्रिस्टल्स थोड़े से पॉपअप करें और जो इनकी शाइन है वो भी फ्लड कोट से ओवरशैडो ना हो, इसलिए मैंने इसको लास्ट स्टेप पे रखा था। क्रिस्टल्स की प्लेसिंग जो है वो हो चुकी है। फ्लड कोट में मुझे बहुत सारे बबल्स दिख रहे थे, उनको भी पॉप कर रही हूँ अब मैं। बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करें और वंस यू आर डन विद द पोरिंग तो आप उससे बहुत क्लोजली चेक करें कि कहाँ पे बबल्स रह गए हैं एंड देन पोर देम। सो नाउ माई जियोड इज़ फुली क्यूट एंड यू कैन सी कि जो ड्रिपिंग हुई है उसकी वजह से जो साइड्स हैं वो थोड़ी सी रफ़ हैं। तो अब मैं इनको नीट कर रही हूँ। हीट गन के साथ हीट अप करूँगी और कटर के साथ बड़े आराम से इसको उतार लूँगी। मेक श्योर कि थोड़ा सा सेंसिटिव काम है, अगर आपने सही से हीट अप नहीं किया रेज़िन को, जो एक्स्ट्रा ड्रिप्स हैं, तो आपको कटर से उतारने में थोड़ा मुश्किल होगा। और बिल्कुल भी रेसलिंग नहीं करनी है और हार्शली जो है पुल नहीं करना ड्रिप्स को, बल्कि आपने, अगर आपको लगे कि आपका कटर नहीं काट रहा उस एरिया को,
तो फिर दोबारा से हीट गन से हीट अप करें, क्योंकि देयर इज़ अ चांस कि आपका हाथ कट सकता है कटर से अगर आप उसको सॉफ्ट किए बगैर उसकी विल के अगेंस्ट जो है आप उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं। सो डू नॉट हेजिटेट टू हीट इट अप। उतनी देर तक हीट अप करें जब तक आपको लगे ना कि वो एक जेली टाइप सा हो गया है और कटर के साथ बहुत स्मूथली जो है वो उतर रहा है। लास्टली मैं जियोट के जो कर्व्स हैं, कट्स हैं, वहाँ पर कुछ पॉइंटेड क्रिस्टल्स जो हैं वो ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट करूँगी। बहुत ही इजी प्रोसीजर है। जनरसली ग्लू गन जो है उससे मैं ग्लू लगा रही हूँ अपने क्रिस्टल की एक पॉइंट पे और उसको फिर थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखें उस पोजीशन पे जितना हाई या लो आपने उसको पेस्ट करना है। सो नाउ यू कैन सी कि विदाउट एनी मच हैसल जो मेरा क्रिस्टल है वो 45 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है। यू जस्ट हैव टू होल्ड इट फॉर सम टाइम और ग्लू गन जो है वो बहुत अच्छे से उसको अपनी जगह पे फिक्स कर लेती है। लाइकवाइज मैं सारे क्रिस्टल जो हैं वो पूरे कर्व के अलॉन्ग जो है वो पेस्टिंग इसी तरह से करूँगी। So now it's almost done. अब मैं
हुक्स जो है वो अटैच करूँगी जियोड के साथ। यू नीड अ ड्रिल मशीन फॉर दिस। मैंने ये काम जो है वो मार्केट से करवाया है। यू कैन गेट इट डन फ्रॉम एनी कारपेंटर। वो ज़रा सही मेजरमेंट के साथ जो है ये हुक्स आपकी अटैच कर देंगे। यू जस्ट हैव टू ड्रिल द एरिया जो कि हुक के अंदर होल है, और वहाँ पे उस हुक का जो होल है वहाँ पे आप जब स्क्रू ऐड कर देंगे तो ये हुक जो है वो पेस्ट हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा अपनी जगह पे। और फिर उसके बाद इन स्क्रूज़ की हेल्प से आप हुक्स को फिक्स करने के बाद आप अपनी वॉल पे इसको माउंट इजीली कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द जियोड।